नमस्कार आदाब, मैं हूं मौजम खान और आप देख रहे हैं यूथ कनेक्शन। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरोज गुप्ता जी, जो कि शाहजहांपुर महानगर की मीडिया प्रभारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सरोज गुप्ता जी आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले सरोज गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से आप सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाती हैं? मैं सरकार की योजनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से ही जन जन तक पहुंचाती हूँ, क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया हर एक व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, यूथ, वृद्ध, हर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया का यूज़ करता है और सोशल मीडिया के माध्यम से वो अन्य चीज़ों को देखता है। इसीलिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे भारतीय जनता पार्टी की सभी योजनाओं को, जो जनता के लिए आती हैं और जो जनता के लिए कार्य किया जाता है, उन योजनाओं के लिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक को देती हूँ, पब्लिक को पहुँचाती हूँ। आप राजनीति में आई, कौन आइडियल है, आदर्श अपना किसको मानती है राजनीति में और क्यों? मेरा आइडियल सुषमा स्वराज जी है। और यदि मैं बात करूँ कि मैं अपने आइडियल की, तो मेरा जो दूसरी आइडियल है वो मैं योगी आदित्यनाथ जी को अपना आइडियल मानती हूँ। मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ और उनकी जो भाषा शैली, उनका जो विचारधारा है वो मुझे बेहद पसंद है। सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीरो टॉलरेंस की नीति कितनी सफल हुई है? ये नीति बहुत हद तक सफल होती नजर आ रही है। चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति रहे, चाहे वो भले क्यों ना वो भाजपा का ही व्यक्ति क्यों ना हो, यदि उसने भ्रष्टाचार किया है तो उसे सजा दी गई है। जो भी कानून का नियम रहा है, आपने अभी देखा होगा, चाहे वो लखीमपुर का मामला हो या फिर एक दिल्ली का शायद एक केस था, यदि उसमें भाजपा का व्यक्ति था तो उसके लिए भी योगी आदित्यनाथ जी ने उचित फैसला किया, उसके लिए कड़ी कार्यवाही की गई। वो अपने व्यक्तियों को नहीं बख्शते हैं, तो वो किसी भी व्यक्ति के लिए साथ वो अन्याय नहीं करते हैं। वो सभी को एक समांतर व्यवहार करते हैं, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग या किसी भी स्तर का व्यक्ति हो। विपक्ष जो है लगातार आरोप लगाता है कि भाजपा सरकार पिछड़ों का, दलितों का, जिस तरह से अखिलेश यादव का लगातार कहना रहता है कि जो पिछड़े हुए हैं उनको उनका अधिकार से वंचित रखने के लिए जातीय जनगणना नहीं कराई जा रही है। क्या लगता है कि भाजपा सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जातीय जनगणना अवश्य आने वाले समय में होगी और ये तो कोई भी, क्योंकि ये सच्चाई है कि हाँ, जनसंख्या कहीं ना कहीं बढ़ रही है, लेकिन ये इस बात का यदि ये पक्ष रखा जाए कि वो इसलिए नहीं करा रही है कि वो इस चीज से, इस मुद्दे से बचना चाह रही है, ये बात उनकी बिल्कुल गलत होगी। महिलाओं के लिए क्या कुछ काम किया है आपकी सरकार ने? महिलाओं के लिए उन्होंने 3.18 करोड़ उन्होंने खाते खोले, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खोले गए थे। 56% उन्होंने जनधन खाते खोले और उन्होंने 70% जो अपने देश की महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह बनाकर रह रही हैं और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत वो सूचीबद्ध किए गई हैं महिलाएं। 68% महिलाएं मुद्रा योजना के तहत उनको ऋण मिला है और 3 करोड़ महिलाओं से अधिक महिलाओं को किसान पीएम निधि योजना के तहत उन्हें लाभ दिया गया है। जब महिला सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कुछ किया है, क्या लगता है महिलाओं की सुरक्षा पर पिछली सरकारों में ऐसा होता था कि एक बयान है, अब ये जब सुरक्षा की बात आई है कि बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, वो स्वर्गीय हैं, लेकिन यदि कोई उच्च स्तरीय नेता यदि ये बात कहता है तो ये बात बेहद गलत है। तो सोचिए, उस सरकार के लोग, उस सरकार का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वही व्यक्ति यदि ऐसी बात कहते हैं तो उसके जो फॉलोअर्स हैं वो क्या सोच रखेंगे? लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। लेकिन हमारी सरकार में यदि महिलाओं के लिए कोई भी समस्या होती है, चाहे स्कूल से लेके, कॉलेजेस से लेके, बाहर आने जाने से लेके
यदि किसी भी समस्या को, किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है, उसके लिए तुरंत महिला जाए, उस पे थाने में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराए, ठीक है, और तुरंत उस चीज पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। ये नहीं कि उसके लिए टाल दिया जाए या उस बात के लिए बात, या सामने वाला यदि पक्ष मजबूत है तो उस बात के लिए ये सोचकर ये कह दिया जाए कि नहीं, अच्छा चलो ठीक है, आप कंप्रोमाइज कर लो या आपके लिए दूसरा वो पक्ष रख दे। 2024 लोकसभा चुनाव आ चुका है, भाजपा ने बिगुल फूंक दिया है। क्या कुछ इसमें आप लोगों की जिम्मेदारी रहती है? 2024 में भाजपा की सरकार फिर से बनाने के लिए क्या कुछ प्लानिंग कर रखी है अभी से आपने? जैसे कि मैं महिला मोर्चा में हूं, तो हम सभी के लिए एक जो हमारा पद है, उस पद के अनुसार हम सभी को जिम्मेदारियां मिलती हैं। उस पद पे हम लोग जिस तरह से घर घर जाकर जनता की समस्याएं सुनते हैं, उनके लिए अपनी की हुई, आप उनकी मन की बातें सुनते हैं और अपनी बातें उन्हें बताते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं कि वो हमें क्यों सपोर्ट करे, उनके लिए हम सेटिस्फाइड आंसर देते हैं, यदि उनकी कोई समस्या है उसका समाधान करते हैं। तभी तो यही वजह है कि सरकार बनती आ रही है। यदि इस सरकार को लोग पसंद ना करें तो वो क्यों वोट दें? विपक्ष पूरी तरह से एकजुट हो रहा है फिर से 2024 में। अभी कुछ दिन पहले बिहार में एक मीटिंग हुई थी जिसमें सभी विपक्षी पार्टियों के शीर्ष नेता मौजूद रहे थे। क्या लगता है कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं भाजपा को 2024 में? इससे मुझे नहीं लगता कि कोई खास फर्क पड़ेगा, क्योंकि यदि कहते हैं ना कि चाहे कितना भी कोई कोशिश कर ले, यदि कोई सही है और सत्य है तो किसी के इकट्ठे होने से नहीं फैसला आता है। जनता किसे चाहती है, जनता किसे सुनना चाहती है, किसकी बातें उसे समझ में आती है, कौन जनता के लिए कार्यरत है, या जनता किसके लिए अपना बहुमूल्य वोट देती है, तो ये चीज महत्व रखता है। नहीं कि ये महत्व रखता है कि 4 लोग या 8 लोग जो भी शीर्ष नेतृत्व के हैं वो मिलकर। शीर्ष नेतृत्व के लोग कभी नहीं आते हैं जनता की समस्या सुनने के लिए। जनता की समस्याएं, जो हम जैसे लोग हैं वो सभी लोग जनता की समस्याएं सुनते हैं, उसके समाधान करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता, चाहे वो उच्च स्तरीय रहा हो, चाहे वो किसी भी जिला स्तरीय रहा हो, चाहे मंडल स्तरीय रहा हो, हर एक नेता जनता से जुड़ता है, अपनी जनता से उसकी समस्याएं सुनता है, उसकी समस्याओं का समाधान करता है। और यही वजह है कि जब वोट देने की बारी आती है तो पूरी पब्लिक, पूरी जनता भाजपा को ही चुनती है। बात अगर शाहजहांपुर नगर निगम की करें, जहां से आप महानगर की मीडिया प्रभारी भी हैं, सोशल मीडिया प्रभारी हैं आप, तो शाहजहांपुर में कुछ दिन पहले ही मेयर का चुनाव हुआ है और सीट भाजपा के खाते में गई। अर्चना वर्मा शाहजहांपुर से पहली मेयर बनी है। क्या लगता है शाहजहांपुर में इतने समय में, अब बरसात का मौसम चल रहा है, क्या लोगों को वो सुविधाएं मिल पाई हैं जो महानगर से एक्सपेक्टेशन थी, उनकी उम्मीदें थी लोगों को? देखिए, अभी सरकार बनी है और धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि पाइपलाइन पड़ रही है और उसके अकॉर्डिंग बहुत जगह गड्ढे बन गए हैं और बरसात का भी इस टाइम मौसम चल रहा है। तो जैसे ही कार्य प्रगति पर है, कार्य चल रहा है और उसके लिए मैम ने कई जो भी जगह हैं जहां पर उन्हें लगा कि हाँ यहाँ पर कार्य करवा देना चाहिए, उसके लिए उन्होंने अपनी प्रॉपर योजनाएं बना ली है और उस पर कार्य बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुरेश कुमार खन्ना शाहजहांपुर की ही विधानसभा से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में एक बड़ा कद है उनका। चुनाव के समय पे क्या कुछ इंस्पेक्शन उनसे मिलते हैं आप लोगों को करने के लिए, या क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं? क्या कुछ आप लोगों को योगदान रहता है एक चुनाव में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में? सोशल मीडिया का यही रहता है कि जो भी हमारी जितनी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम सोशल मीडिया पर प्रोवाइड करें, जिससे कि हर एक व्यक्ति के लिए उस योजनाओं से वो योजनाएं लोगों को किस तरह मिलेंगी और उस योजनाओं से लोगों को किस तरह लाभ मिलेगा, उसमें क्या क्या
क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं या वो योजनाएं किस वर्ग के व्यक्ति के लिए है, उन सभी योजनाओं के बारे में हम लोगों को बताते हैं और उन लोगों के लिए यदि हमारे पास वो लोग आते हैं तो उनके लिए हम लाभान्वित भी कराते हैं। अब जैसे कि बात की जाए 2024 लोकसभा चुनाव की, तो इसमें विपक्ष लगातार कह रहा है कि यूपी में गुंडा राज हो चुका है, जंगल राज की बात अखिलेश यादव करते हैं। अखिलेश यादव बेरोजगार करते हैं के लिए बेरोजगारी को मुद्दा बनाने का उन लोगों का टारगेट है। तो क्या लगता है किस तरह से जनता फिर से विश्वास दिखाएगी भाजपा पर? जनता ने भाजपा पर विश्वास दिखाया है और यही वजह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी दोबारा से आए हैं और 2024 में वो फिर से यही जनता विश्वास दिखाएगी और प्रधानमंत्री जी को फिर से विजयी बनाएगी। जनता के बीच जब आप जाती हैं, जो महिलाएं हैं उनसे बात करती हैं, किन मुद्दों को लेकर बात होती है? अगर समस्याएं वो अपनी बताती हैं तो कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जो आपके सामने कई बार आ चुकी हैं, जो महिलाओं ने अपना बताया हो आपको? महिलाओं ने जो भी, यदि महिलाओं के जनरली समस्याएं होती हैं वो अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं, क्योंकि महिलाएं, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वो शिक्षित नहीं हैं या फिर उन्हें शिक्षा का अभाव है। हालांकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकार बहुत कोशिशें कर रही है कि हर एक स्कूल में बच्चे जाएं, उनको शिक्षा मिले और उन्हें शिक्षित किया जाए और उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभ मिला है, क्योंकि पहले सरकारी स्कूल सिर्फ नाम के लिए होते थे। अब पहले सरकारी स्कूलों में टीचर्स हुआ करते थे, वो सिर्फ सरकारी वेतन पाते थे और स्कूल नहीं जाते थे। और आज के समय जो सरकारी स्कूल हैं उसमें शिक्षक जाता है, पढ़ाता है और उसके बाद वो अपने घर जाता है। एमडीएम मिलता है, उससे बच्चों के लिए पहले रखा या खराब दूषित अनाज दिया जाता था और इस समय समय पर जांच होती है। उस जांच में उसी एमडीएम को, वही जो एमडीएम में भोजन बनता है, उस भोजन के लिए स्वयं उच्च अधिकारी चखते हैं। उस चखने के बाद वो बच्चों के लिए प्रेषित किया जाता है, उनके लिए भेजा जाता है। बात अगर शिक्षा की आपने अभी की, दिल्ली में शिक्षा का स्तर कितना बढ़ा है और यूपी में शिक्षा में क्या कुछ सुधार होना चाहिए, क्या लगता है आपको? क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार दावा करते हैं कि हम स्कूल देखना है तो आप दिल्ली में आइए, स्वास्थ्य सेवाएं देखना है तो आप दिल्ली में आइए। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जरूरत है कुछ सुधार होने की? दिल्ली सरकार ने मॉडल स्कूल तो बना दिए हैं, लेकिन क्या उन मॉडल स्कूलों को जितना उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में एक आंकड़ा बनाया है, क्या उस आंकड़े के अनुसार वो स्कूल बनाए गए हैं? यदि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस प्रोस्पेक्टस में उन्होंने जितने उन्होंने अपने विवरण पत्र में स्कूल दर्शाए हैं उतने स्कूल बिल्कुल भी नहीं है। और उन स्कूलों में क्या टीचर्स की उपलब्धि वो करा पा रहे हैं? क्या वो टीचर्स के लिए उपलब्ध करवा पा रहे हैं? वो शिक्षक भी नहीं है वहां पर। आप लोग तो लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, मगर वहां की जनता उनको लगातार वोट दे रही है। जनता उनके लिए वोट दे रही है, वो किस तरह से वोट दे रही है, वो किस तरह से लोगों के लिए भ्रमित कर रही हैं, वो सभी के लिए मालूम है। कभी वो शराब के नाम पर, कभी वो किसी अन्य माध्यमों से जनता के लिए, क्योंकि वहां पर ज्यादातर जो जनता है वो अन्य क्षेत्रों से आई हुई है, अन्य क्षेत्रों से गरीब लोग हैं और जो कि इधर उधर से आए हुए हैं, ठीक है। वहां के लोगों के लिए वो जिस तरह से कोशिश करते हैं कि उनके लिए उनकी जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं वो उनका ही पैसा लेकर उनको ही देते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो आप उन पर ही उनका पैसा यदि उन पर लगाएं, तो ये इसमें कोई बहुत बड़ा योगदान उनका नहीं है। आप कह रही हैं कि जनता को भ्रमित किया है। एक मैनिफेस्टो था आपका जिसमें 15 लाख रुपए की बात की गई थी। 15 लाख रुपए की, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। आपको भी इंतजार है मुझे इंतजार नहीं है, क्योंकि बात ये होती है कि एक परिवार होता है, एक परिवार में 5-7 लोग होते हैं। यदि एक व्यक्ति उन 5-7 लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, एक व्यक्ति यदि उन सभी सिर्फ 5 लोगों को या 7 लोगों को, अपने परिवार को नहीं
वो सभी सुविधाएं समांतर रूप से दे सकता है जो उन्हें देनी चाहिए। तो ये देश है और इसमें कितनी आबादी वाला, एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है। तो यदि कोई ना कोई बात यदि रह जाती है, यदि वो पूरी नहीं हो पाई किसी कारणवश या उस पर कार्य नहीं कर पाए, तो इसमें ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये नहीं हो पाया, लेकिन इसके बजाय इस बिंदुओं पर विचार किया जाए कि सरकार ने, भाजपा सरकार ने बाकी जनता के लिए जो जो कार्य किए हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बात की बजाय कि हाँ 15 लाख नहीं आए। तो ये थी हमारे साथ सरोज गुप्ता जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। ऐसी और खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए यूथ कनेक्शन के साथ।